नमस्कार, आपका स्वागत है सीएनबीसी आवाज और मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में। मैं हूं मनीषा गुप्ता और आज कमोडिटीज में टॉप हेडलाइन ऑफ कोर्स यहां पर सोने की तरफ से आती हुई, जहां पर और एक नया ऑल टाइम हाई यहां पर अब बनता हुआ नजर आया है। भारतीय बाजारों की बात की जाए तो ऑफकोर्स खरीदार गायब हैं, डिस्काउंट पे सोना कारोबार कर रहा है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में सेफ हेवन की जो बाइंग है वहां पर सोने ने इसे ऑल टाइम हाइज पे ले लिया है। $3300 से बहुत दूर अब यहां पर प्राइसेस कारोबार नहीं कर रहे हैं। यहां से क्या रह सकती है स्ट्रैटेजी, बताएंगे आपको। साथ ही बात करेंगे बेस मेटल्स की, जहां पर स्ट्रेस की वजह से कुछ मुनाफा वसूली देखने को मिली है अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में। पिछले 5 दिनों की लगातार तेजी के बाद बेस मेटल्स आज कुछ मुनाफा वसूली के साथ कारोबार करते हुए। साथ ही बात करेंगे यहां पर मॉनसून्स की, क्योंकि अब स्काईमेट और आईएमडी दोनों की ही मॉनसून फोरकास्ट आ चुकी है। जहां स्काईमेट ने 103% ऑफ एलपीए बोला है, वहीं आईएमडी का कहना है कि मॉनसून इस बार अबव नॉर्मल यानी कि 105% एलपीए पर रह सकता है। इसका क्या इम्पैक्ट होगा भारतीय खरीफ फसल पर, उस पर भी करेंगे चर्चा। इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं जीजेपीसी के एक्स चेयरमैन कॉलिन शाह, मेटल फोकस के सीनियर कंसल्टेंट हर्षल बारोट, एचडीएफसी सिक्योरिटीज से अनुज गुप्ता और आईएमडी के सीनियर साइंटिस्ट आरके जनमनी। शुरुआत यहाँ पर पहले सोने के साथ ही कर लेते हैं और वो चार्ट आपकी स्क्रीन पर लेके आना चाहेंगे, क्योंकि जबरदस्त तेजी के साथ यहाँ पर कारोबार है। आज सुबह एशियन मार्केट्स खुलने के साथ ही करीबन $20 की बढ़त हमने आते हुए देखी थी, और ये भारतीय बाजार हैं जो कि ऑल टाइम हाइज पर कारोबार कर रहे हैं। ओके, अब हम $10 दूर हैं यहाँ पर 3300 से, और आप देख सकते हैं $60 तक की तेजी सोना के प्राइसेस आपको दिखा चुके हैं। ऑलमोस्ट 2% की बढ़त के साथ कारोबार। तो गोल्ड प्राइसेस कॉन्स्टेंटली ऑन अ हाई हियर। अनुज, यहां से अब क्या सेंस है, क्योंकि कई लोगों के टारगेट्स 3000, 3100, 3200 के थे, 3300 के भी थे, जहां पर अब हम आते हुए नजर आए हैं। यहां से अब क्या सेंस? मनीषा जी, गुड मॉर्निंग। देखिए, बिल्कुल रोज अगर आप देखेंगे तो वीक दर वीक ये नए हाई बनाते हुए दिख रहा है, और आज भी इसने नया हाई बनाया है इंटरनेशनल डोमेस्टिक मार्केट में। तो कहीं ना कहीं जो सेंटीमेंट्स है वो यहाँ पर एक बुलिश टोन में आते हुए दिखे। हालांकि फिजिकल मार्केट में थोड़ा डिस्काउंट पे गोल्ड चल रहा है, मगर डोमेस्टिक मार्केट में प्राइस ऊपर की तरफ आते हुए दिख रहे हैं। चाइना के अंदर भी अच्छी खासी फिजिकल डिमांड हमने यहाँ पर आती हुई देखी है। हमें लगता है कि अभी टेंडम जो है वो पॉजिटिव रहेगा। तो इनिशियली हम भी $3300 को टारगेट कर रहे हैं। हमें लगता है कि $3300 का टारगेट आपको देखने को मिल सकता है, और उसके बाद हमें लगता है कि 3500 तक के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं। तो जो सेंस बनी है वो पॉजिटिव ही है, और हमें लगता है कि जो भी डिप मिलता है वहां खरीदारी का ट्रेड देखना चाहिए। जियोपॉलिटिकल टेंशन और ट्रेड वॉर ने काफी हद तक सपोर्ट किया है, और डॉलर इंडेक्स अगर आप देखेंगे तो अब 2 साल के लो लेवल पे ट्रेड कर रहा है, ऑलमोस्ट 100 के नीचे आता हुआ दिखाई दिया है। तो हमें लगता है कि डॉलर इंडेक्स की जो वीकनेस है वो यहाँ पर कंटिन्यू है, और उससे गोल्ड को सपोर्ट आता हुआ दिखाई देगा। एब्सोल्युटली, वो चार्ट आपकी स्क्रीन पर है। पिछले एक महीने में करीबन 8% की तेजी के साथ सोने में हमने यहाँ पर कारोबार होता हुआ देखा है, और जो लेवल्स आपकी स्क्रीन पे हैं ये ऑल टाइम हाई हैं। इसके ऊपर फिलहाल सोने के प्राइसेस नहीं गए हैं, तो 94,800 के लेवल्स आपकी स्क्रीन पर। हर्षल बारोट अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हर्षल, नमस्कार। आप कैसे देखते हैं करंट प्राइसेस, क्योंकि जो भी नए नए फोरकास्टेड रिवाइज लेवल्स हैं, सोना उन सबको ब्रेक करता हुआ और ऊपर जाता जा रहा है? गुड मॉर्निंग मनीषा। आई थिंक जैसे आपने बताया, ये प्राइस अभी जो है एब्सोल्यूट लेवल्स प्रेडिक्ट करना, आई थिंक वो ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। अब ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि ये जो एनवायरनमेंट है उसमें जो लोग ऑलरेडी लॉन्ग गोल्ड है, आई थिंक वो बने रहे, क्योंकि अपसाइड में टारगेट कुछ भी आ सकते हैं, गिवन के कोई भी स्टेबिलिटी फिलहाल है नहीं ये ट्रेड अनसर्टेनिटी को लेके। तो आई थिंक ये जो ब्रॉडर वरीज है कि क्या ये लॉन्ग टर्म मूव अवे फ्रॉम द डॉलर है, क्या डॉलर की हेजीमनी खत्म हो रही है, या यूएस ट्रेजरीज की डिमांड खत्म हो रही है, आई थिंक ये सब जो क्वेश्चन है वो उसके इमीडिएट आंसर्स नहीं है। बट अभी जो माहौल है उसके चलते लग रहा है कि शायद जो एलोकेशन टुवर्ड्स गोल्ड है वो कंसिस्टेंटली हाई रहेंगे। हमने चाइना में फॉर एग्जांपल देखा है कि ईटीएफ्स में बाइंग बहुत ज्यादा स्ट्रांगली पिकअप हो गई है ये ट्रेड वॉर के चलते। ओवरऑल चाइनीज मार्केट में भी, फ्यूचर्स मार्केट में भी और फिजिकल मार्केट में भी हमने देखी एक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स नॉट जस्ट इन चाइना बट ग्लोबली जो गोल्ड को खरीद रहे हैं, क्योंकि ये सब रिस्क प्रेजेंट है। तो आई थिंक ये कोई प्राइस अभी टारगेट करके चलना, आई थिंक वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे हिसाब से। आई गेट योर पॉइंट। हर्षल, जैसे आपने कहा कि बाइंग चाइना में फिजिकल एंड फ्यूचर्स दोनों में यहाँ पर अच्छी खासी है, लेकिन इंडियन मार्केट्स के क्या हाल है? क्योंकि हम जानते हैं कि यहाँ पर डिस्काउंट के साथ कारोबार है। इस साल का पहला क्वार्टर कुछ खास नहीं गया, सेकंड क्वार्टर की शुरुआत ऑल टाइम हाई प्राइसेस से फिर से यहाँ पर हुई है। किस तरह की बाइंग है इंडियन मार्केट्स में, या फिर मैं ये पूछूं कि किस तरह का स्क्रैप यहाँ पर आ रहा है? आई थिंक सरप्राइजिंगली सेल बैक
जो है या स्क्रैप जो है बाय कंज्यूमर्स वो रिस्ट्रेन्ड है इंडिया में ही नहीं बहुत सारे मार्केट्स में भी। तो ये बेसिकली ये दर्शाता है कि प्राइस एक्सपेक्टेशन जो है कंज्यूमर्स के अभी भी बुलिश है। तो कोई भी प्रॉफिट टेकिंग एज सच नहीं करना चाहता इस प्राइसेस पे अनलेस कोई डिस्ट्रेस हो, जो हमें फिलहाल नहीं दिख रहा है इंडियन मार्केट्स में। और एज फार एज फिजिकल डिमांड इज कंसर्न्ड, आई थिंक ज्वेलरी पे डेफिनेटली इम्पैक्ट है इस प्राइसेस का, बट इन्वेस्टमेंट डिमांड पर से उतनी ज्यादा वीक नहीं है। तो हमें लगता है कि ये जो ट्रेंड है जो हमने लास्ट ईयर भी देखा था वो शायद इस साल भी कंटिन्यू ओवरऑल रह सकता है कि ज्वेलरी शायद अंडर परफॉर्म करे, बट इन्वेस्टमेंट डिमांड जो है शायद वो कंटिन्यूसली स्ट्रॉन्ग रह सकती है। हर्षल, आई अंडरस्टैंड कि शायद फर्स्ट क्वार्टर के नंबर्स अभी तक आपने कॉलेट नहीं किए होंगे, लेकिन जैन फेब की भी अगर बात की जाए तो इन प्राइसेस पे किस तरह के इम्पोर्ट्स हम देख रहे हैं? इम्पोर्ट्स आई थिंक मार्च के नंबर्स अराउंड 60 टन के इम्पोर्ट्स हमने मार्च में भी देखे हैं। फरवरी अराउंड 38 था, जनवरी में भी आई थिंक 35-36 टन था। तो इम्पोर्ट्स पे डेफिनेटली इम्पैक्ट है, जो अगेन यही दर्शाता है कि कंज्यूमर्स जो है बहुत एक्टिवली इस भाव पे गोल्ड बाय नहीं कर रहे हैं अनलेस नीड है। हम जब रिटेलर से भी बात करते हैं तो ये समझ में आ रहा है कि आपका जो डिस्क्रिशनरी या जो डेली वेयर परचेज है वो डेफिनेटली बहुत ज्यादा इम्पैक्टेड है। जो भी परचेजेस वो देख रहे हैं वो वेडिंग रिलेटेड देख रहे हैं या ओकेजन रिलेटेड देख रहे हैं, जो परचेजेस रिलेटिवली स्टिकी ही होती है इंडिया में। आई थिंक ये ट्रेंड्स हम फिलहाल देख रहे हैं। हर्षल, मोस्ट ज्वेलर्स एंड एज एन इंडस्ट्री को ये लगता है कि शायद अक्षय तृतीया के आसपास हम एक बाइंग लौटता हुआ देखें, क्योंकि वो ऑस्पिशियस दिन है, लोग लेंगे ही। जिस तरह के प्राइसेस हैं, क्या एक कंसर्न फिर से लौटती हुई नजर आ रही है? क्या फीडबैक है ऑन ग्राउंड से? आई थिंक इंडियन कंज्यूमर्स ने उस तरह से डेफिनेटली हमेशा सरप्राइज ही किया है मार्केट को, कि अगर आप प्राइस वाइज गेन देखे मार्केट में और उसमें वॉल्यूम ड्रॉप को कंपेयर करें तो कहीं ना कहीं कंज्यूमर्स इंक्रीजिंगली ज्यादा स्पेंड कर ही रहे हैं गोल्ड पे डिस्पाइट द प्राइस राइज। वो भले वॉल्यूम रिलेटिवली कम खरीद रहे, बट जितना वॉल्यूम ड्रॉप हो रहा है, हाँ, तो वैल्यू करस्पॉन्डिंगली उस हिसाब से कंज्यूमर ज्यादा ही स्पेंड करे। तो कंज्यूमर जो बाय कर रहे हैं गोल्ड वो वैसे नीचे नहीं आया है इंडिया में। तो आई थिंक ये पॉजिटिव साइन है। इज जस्ट दैट कि जब प्राइस बहुत ज्यादा फास्ट मूव करती है तो टिपिकली कंज्यूमर्स और सब आई थिंक इनफैक्ट इवन द ट्रेड रुक जाता है कि कोई स्टेबिलिटी देखे। और क्योंकि डिमांड स्लो है लास्ट कुछ हफ्तों से, तो डेफिनेटली उस पर्टिकुलर दिन पे वो थोड़ा पेंट अप डिमांड हम देख सकते हैं। तो हमारी एक्सपेक्टेशन है कि वैल्यू वाइज डेफिनेटली लास्ट ईयर से बेटर अक्षय तृतीया होगी। वॉल्यूम वाइज आई थिंक इट्स स्टिल अर्ली टू से। पॉइंट टेकन। हर्षल, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। तो वेल एब्सोल्युटली जो इंपोर्ट्स हैं, जैसे हर्षल ने वो नंबर्स हमें शेयर किए हैं, जैन फेब मार्च में कोई बहुत ज़्यादा बढ़त नहीं है। मार्च ऑफ कोर्स काफ़ी बेहतर नजर आया है, 60 टन जैसे हर्षल ने यहाँ पर कहा। और एक बात बहुत वैलिड कही कि इंडियन कंज्यूमर आपको सरप्राइज कर सकते हैं कि वो क्या खरीदेंगे इस अक्षय तृतीया में। हमारे साथ अब कॉलिन शाह भी जुड़ चुके हैं। कॉलिन, नमस्कार। एंड ऑल टाइम हाई इज डिफिकल्ट टाइम फॉर द इंडस्ट्री, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें एक साथ में यहाँ पर चल रही हैं। लेकिन जस्ट टेकिंग अ लीफ अवे कि जो हर्षल ने कहा कि इंडियन कंज्यूमर सरप्राइज कर सकते हैं, कई बार जब वो लौटते हैं तो एक वेंजेंस बाइंग के साथ आते हैं। आपको लगता है अक्षय तृतीया उस टाइप का डे रह सकता है? मनीषा, जैसे आपको भी मालूम है लास्ट 2-3 साल से पैंडेमिक टाइम से गोल्ड ऊपर ही जा रहा है, और हर महीना और हर 3 महीना एक नया लेवल हम लोग देख रहे हैं। और हर नए लेवल पे इफ यू रिकलेक्ट डिस्कशन होता है कि इंडियन कंज्यूमर लेगा कि नहीं। तो 1000, 1500, 1700, 1800, 2000 के लेवल तक अपना बहुत आई थिंक डिस्कशन हो रहा था। 2000 से 3000 के लेवल पे भी आई थिंक बहुत सारी चर्चा, बट दैट रन वाज मे बी फास्टर। यस। अब मैं यूएस में ही था लास्ट वीक और जस्ट वापस आया ये चक्करों में, बट वहां पे लगभग जितने बैंकर को मैं मिला और इन्वेस्टमेंट साइड पे एंड इवन ऑन द इंडस्ट्री फ्रंट पे सबको लग रहा है कि अब ये नेक्स्ट लेवल $4000 है। और जैसे चल रहा है विद ऑल द जियोपॉलिटिकल इश्यूज, टैरिफ और अनसर्टेनिटी, और जैसे 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 अनसर्टेनिटी, इतनी अनसर्टेनिटी शायद दुनिया में लास्ट पैंडेमिक के बाद ही वापस आई है, लास्ट 3 महीने में जो अनसर्टेनिटी थी। तो हर अनसर्टेनिटी के माहौल में गोल्ड बढ़ता है, और लग रहा है कि अनसर्टेनिटी और 3-6-9 महीना रहेगा जब तक के सारे ट्रेड डील खत्म ना हो जाए और ये वॉर सब एंड ना हो जाए। सो अगर 4000 का लेवल दिख रहा है अभी से, अपना कंज्यूमर हर लेवल पे खरीदारी करेगा, और अक्षय तृतीया पे जरूर आई थिंक बिजनेस अच्छा ही हो।
कॉलिन, जैसे आपने कहा आप यूएस से अभी अभी लौटे हैं, तो क्या वहां पर फिजिकल बाइंग है इन लेवल्स पे? फिजिकल इन्वेस्टमेंट बाइंग, ओके। ज्वेलरी एक्चुअली लास्ट 3 महीने से और क्रिसमस भी वहां पे रिटेल सेल 5-6-7% अप ही है। सो इट्स नॉट डाउन, ऐसे नहीं है कुछ भी। वहां पे भी स्टॉक मार्केट लास्ट 1 महीने तक के पहले टाइम में तो अच्छा ही था। सो अभी जैसे ये मार्च में सब कॉर्पोरेट के रिजल्ट आएंगे तो शायद थोड़ा वहां पे धक्का अगले क्वार्टर के लिए लग सकता है, बट पहला क्वार्टर अच्छा ही था। एंड डोमेस्टिक मार्केट्स कैसे देखते हैं कॉलिन? जैसे जैसे क्योंकि हर्षल भी बता रहे हैं कि स्क्रैप नहीं है लेकिन एक्सचेंज बहुत ज्यादा हाई ऊपर चला गया है और न्यू बाइंग थोड़ी सी यहाँ पर ऑन अ डिक्लाइन। थोड़ी डैम्प है, बट अगेन मार्च के रिजल्ट आएंगे। आई थिंक लगभग जो लिस्टेड कंपनी सारी कंपनीज है उन्होंने ग्रोथ ही किया है कंपेयर टू लास्ट ईयर। सो आई डोंट थिंक इतना कुछ बुरा रहा है। और हर लेवल पे देखो, जैसे अभी सोना ये अपना कस्टमर है और दुनिया में कोई भी कस्टमर है उसका एक बजट रहता है, 1 लाख 2 लाख 5 लाख। तो वो बजट जो रुपी टर्म्स में है वो सेम है। ओके, वो सोना का दाम जितना बढ़ रहा है उतना तो नहीं बढ़ रहा है, राइट? वेडिंग्स आर मोर और लेस सेम। सो जो खरीदारी रुपी टर्म्स में हो रही है वो कंपेयर टू लास्ट ईयर 5-10% ग्रोथ है, बट वॉल्यूम में 100% कम होगा। जैसे हर लेवल बढ़ता रहेगा वैसे। ऑफ कोर्स वैल्यू वाइज तो ऊपर जाना ही है जिस तरह के लेवल्स यहाँ पर हैं। आपको क्या लगता है आने वाले समय में अगर प्राइसेस वॉलेटाइल रहे और जैसे कि सारे बैंक्स एंड ब्रोकरेजेस कह रहे हैं कि 3500, 3700, 4000 जैसे आपने कहा यूएस में वो एक बहुत ही अग्रीड काइंड ऑफ अ नंबर है, यहाँ पर क्या एक इम्पैक्ट आता हुआ देखेंगे हम? जैसे सभी लोग अभी कह रहे हैं कि ज्वेलरी से हटकर ये एक मेन स्ट्रीम फाइनेंशियल एसेट बन चुका है, अब ये सेफ हेवन नहीं है, अब आपका ये मेन हेवन है। एंड जिस तरह से हम इन्वेस्टमेंट बाइंग यहाँ पर बढ़ता हुआ देख रहे हैं, आप कहेंगे द वे गोल्ड इज राइट नाउ एक चेंज यहाँ पर आता हुआ नजर आ रहा है जिस तरह से प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़े हैं? चेंज 100% आएगा, बट जैसे आपने बताया अभी मेन हेवन है, इट इज द सेफेस्ट बेट फॉर एनीबडी आई गेस इन्वेस्टमेंट के कारण से। सो हर लेवल पे कंज्यूमर खरीदारी करेगा, इन्वेस्टर भी खरीदारी करेगा। वॉल्यूम जैसे अपना वैल्यू बढ़ रहा है वैसे वॉल्यूम तो डाउन आएगा ही, जैसे अब अगले 6-12 महीने में। बट वैल्यू टर्म्स में वील कंटिन्यू टू सी अ 10-15% ग्रोथ। जैसे हम लोग हमेशा कहते हैं कॉलिन की रूरल इंडिया बहुत खरीदता है, टियर 3 टियर 4 जहां पर बहुत ज़्यादा बैंक अकाउंट में बिलीव नहीं करते, उनकी सारी सेविंग साल की सोने में जाती हैं, हार्वेस्ट के बाद लोग सोना खरीदते हैं। वो एक जो सेक्टर है उसे आप कैसे देखते हैं रिएक्ट करता हुआ? अगेन जैसे पता है उनका बजट उतना ही रहेगा वैल्यू टर्म्स, राइट? तो वो वैल्यू में जितना सोना आएगा वो 100% खरीदे। बिकॉज जैसे देखो ये दो चीज है, एक है कि जैसे बढ़ रहा है वैसे कंज्यूमर का कॉन्फिडेंस और भी बढ़ रहा है कि ये एक ही चीज है जो हर साल अप्रिसिएशन तो दे ही रहा है, सेफ भी है, कभी भी आप बेच सकते हो, आपको लिक्विड एसेट है। सो आई थिंक खरीदारी में फर्क नहीं पड़ेगा कुछ भी। ऑलराइट, तो आपको नहीं लगता कि इतने हाई प्राइसेस, वॉलेटाइल प्राइसेस, जो इंडियन कंज्यूमर है जिसको सोना खरीदने की आदत है, जिसने ऑफ कोर्स इतने स्ट्रॉन्ग रिटर्न्स आते हुए भी देखे हैं, वो सोने से दूर मूव नहीं करेगा? नहीं करेगा, अभी तो नहीं। और जिस तरह से सोना बड़ा है, जो ज्वेलरी बायर्स हैं या ब्राइडल बायर्स हैं वो आपको लगता है स्टडेड की तरफ जाएंगे, लोअर कैरेटेज की तरफ जाएंगे? बिकॉज ये एक और डिस्कशन मार्केट्स में है। नहीं, ये 100% होगा, बिकॉज अभी जो सेम वैल्यू है उसमें जो उसको मिल रहा है वो बहुत छोटा हो गया है। पहले अगर वो 10 लाख में उसको जो सोने का नेकलेस मिल रहा था आज नहीं मिल रहा है। सो कैरेटेज डाउन जाएगा। बहुत सारी चर्चा हो रही है अबाउट इंट्रोड्यूसिंग इवन 9 कैरेट इन हॉल मार्किंग। सो वो पक्का होगा। जैसे जैसे दुनिया भर में आज पहले 18 कैरेट बिक रहा था, 22 कैरेट बिक रहा था, अभी 14, 10, 9, 8 एक मेन स्ट्रीम हो गया है उन्हें वेस्टर्न मार्केट्स में। तो वैसे इंडिया में भी पक्का होगा, कैरेटेज विल कम डाउन। दूसरा लाइट वेट ज्वेलरी भी और चल रहा है, एंड डायमंड ज्वेलरी और लैब ग्रोन ज्वेलरी, नेचुरल एंड लैब ग्रोन, दोनों का डिमांड हैज इंक्रीज इन द लास्ट 3 months। सो दोनों चीज ही हो रही है, बट वैल्यू टर्म्स अगेन विल सी अ 10-15%। जस्ट टू गेट अ सेंस, एक फाइनल क्वेश्चन कॉलिन, अगर लैब और नेचुरल में एज ऑफ नाउ अगर हम मार्केट शेयर देखें तो कहाँ स्टैंड करता है? 90-10। 90 इज नेचुरल्स एंड 10 इज लैब। Yeah. In terms of value, in terms of carats, it is around 35-40% lab and 50-60% natural.
पॉइंट टेकन। कॉलिन एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए और उन सब चीज़ों पे बहुत इत्मीनान से बात भी करने के लिए। तो क्लियरली डिफिकल्ट टाइम्स बट अंडरस्टैंडिंग कि मार्केट कैसे इसको रिएक्ट कर रहा है इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, और वो कॉलिन ने हमें बताया है। वेल, इसी के साथ एक ब्रेक का भी समय है, लौटेंगे तो बात करेंगे कुछ और कमोडिटीज़ की, आपको बताएंगे मॉनसून एंड एग्रीकल्चर इम्पैक्ट्स भी। एमडी के सीनियर साइंटिस्ट आर के जनमनी हमारे साथ है। मिस्टर जनमनी, शुक्रिया। एंड 105% ऑफ एलपीए क्लियरली एक बहुत बेहतरीन न्यूज़ है इंडियन मार्केट्स और इंडियन मॉनसून्स के लिहाज से। किस तरह से इसे प्ले आउट होता हुआ देखते हैं आप? नहीं, बिल्कुल, मतलब जो अभी पहला जो आया हुआ है हमारा फर्स्ट लॉन्ग रेंज फोरकास्ट ऑफ दिस ईयर 2025 monsoon is that all India rainfall as a total all India rainfall will be 105%, and I must tell that it is greater than 104%, so it is just above normal the rainfall will be. And distribution wise also we have given where are the chances of above normal rainfall and where are the chances of the below normal. So that shows all India map. If we see, then most part of India, the rainfall will be normal or above normal. Only interior parts of Tamil Nadu and northeastern states and extreme northern part of Jammu Kashmir, that is Leh Ladakh, that will have a below normal rainfall. Otherwise, most part of India will be normal and above, especially the monsoon core zone, and we are getting higher probability of getting above normal rainfall over northern part of the peninsula. That is central India adjoining northern parts of the peninsula, covering Telangana and then interior Maharashtra. So these are the area where we are getting higher chances of above normal. जनमनी, ऑनसेट को लेकर क्या सेंस है? बिकॉज पिछले 2-3 सालों में हमने देखा है कि ऑनसेट थोड़ा सा डिले रहा है। Actually, onset, as you know, that there is no specific model or prediction techniques available for giving such a long-range forecast of the monsoon onset over Kerala. But as usual, in mid-May, we will be giving the prediction. But one thing I must tell you that in our long-range forecast, when we make the press release yesterday, so we have told that these other conditions like this is a ENSO neutral, there will be no IOD event, and so things are showing that it is likely to be above normal 105%. So we have to wait just 1 month more to get the projection or prediction for the monsoon onset actually. Where there is no meaning, if you don't have a methodology for capturing the variation, whether it is within the season, like what will be the rainfall in June, how the rainfall spell will start, what will be the starters, what will be the dry spell. So there is no technology available. So there is no meaning actually to give such projection or anything actually. फेयर पॉइंट। जस्ट एक और फाइनल सवाल, और ये इन नंबर्स को लेकर है कि पिछले साल हमने 108% की मॉनसून यहाँ पर आते हुए देखी थी। अगर आप एल निनो की बात आपने यहाँ पर की है, अगर ला निना को कुछ डिटेल्स दे सकें। नहीं, हम बिल्कुल यही बोले कि एल निनो तो नहीं है 2025, देयर विल बी नो चांस एक्चुअली एनी एल निनो डेवलपमेंट विल बी देयर, रादर वी हैव टोल्ड इट विल बी एनसो न्यूट्रल एक्चुअली. So and atmospheric condition will be La Nina like. So there is ocean and atmospheric. So if we combine both, it is ENSO neutral and no chance any El Nino will develop. There is nothing actually on that. So that's why the monsoon total rainfall over India will be above normal. We told 105. And I must tell you that when we started using the new methodology, we find like 2021 to 2024 actually 4 years. So we have a percentage from the mean square error of the rainfall, one value we have predicted for the all India. So error has reduced also compared to 2017 to 2022. So that way, if you see last 4 years, our predictions are coming correct actually. The numbers are also coming correct. Like we told 108 and realized was 109.4. So this is good to see that monsoon is doing well, and our prediction also goes that this monsoon 2025 will be 105% and it will be above normal, actually. More than plus 4% actually, all India. फेयर पॉइंट। बहुत शुक्रिया मिस्टर जनमनी साथ जुड़ने के लिए और उस चर्चा के लिए भी। तो एब्सोल्युटली नॉर्मल मानसून एक बड़ी खुशी की बात है यहाँ पर। अनुज, आपसे जानना चाहेंगे किस तरह से आप देखते हैं यहाँ पर मानसून इम्पैक्ट एग्रीकल्चर के लिहाज से?
मंचा जी, डेफिनेटली मानसून का इम्पैक्ट हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं भावों में एक नरमी देखी जा सकती है, क्योंकि अगर मानसून बेटर रहता है, अबव नॉर्मल रहता है, तो उतनी प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज होती हुई दिखाई देगी। हमने लास्ट टाइम भी देखा था अच्छी खासी प्रोडक्टिविटी थी, और अगेन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगर प्रोडक्टिविटी बढ़ती है तो भावों में नरमी देखने को मिलेगी। तो इवन हम अगर अगेन देख रहे हैं कि इस बार पल्सेस की क्रॉप भी हमने बम्पर देखी है और गेहूं की फसल भी हमने बम्पर होती हुई देखी है। तो अगर मानसून अच्छा रहता है तो आगे भी हम ऐसा ही प्रोडक्शन होते हुए देखेंगे। अनुज, एक फाइनल सवाल यहाँ पर कच्चे तेल पर, और जिस तरह से ये गिरावट यहाँ पर वापस रिज्यूम की है, आपको लगता है और गिरावट आएगी? बिल्कुल, देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आईईए ने और ओपेक ने दोनों ने ही अपना ग्लोबल ग्रोथ फोरकास्ट लोअर किया है, तो कहीं ना कहीं एक डिमांड इम्पैक्ट है यहाँ पे। हमें लगता है कि अभी क्रूड में और गिरावट देखने को मिल सकती है। यहाँ पर अगर ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी की बात करें तो अगर बाउंस आता है 5300 के आसपास तक तो बिकवाली करना चाहिए। 5385 का स्टॉप लॉस लगाए, टारगेट नीचे में 5180 तक देखने को मिल सकता है। अनुज, एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। तो क्लियरली काफ़ी अनसर्टन सा मार्केट है, और इसमें जैसे अनुज ने कहा खरीदारी सोने में, लेकिन कुछ बिकवाली यहाँ पर कच्चे तेल में आगे जाकर की जा सकती है। वेल, इसी के साथ इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही समय है। लौटेंगे और बात करेंगे इक्विटीज़ पर।